हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक फिल्म आई है डुग डुग। वैसे तो बड़ी अंडररेटेड सी फील हो रही है, ट्रेलर भी बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद ट्रेलर जरूर देखिएगा जाकर के। फिल्म तो देखनी है नहीं, ये आप इस वीडियो के अंत तक खुद ही जज कर लोगे। तो इस वीडियो में उस फिल्म को लेकर के बात करेंगे, उसको रिव्यू करने का प्रयास करूंगा और क्या इस फिल्म पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्या ये फिल्म कंट्रोवर्शियल है, उसको लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। क्योंकि सचमुच में फिल्म, उसकी कहानी और कहानी जिस पे बेस्ड है वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से कुछ लोगों को पता होगी, जिन लोगों को नहीं पता वो दिल थाम के बैठना भाई, मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई फिल्म का नाम है डुग डुग और इसका जॉनरा है डार्क ह्यूमर। मैं तो कहूंगा डार्क ह्यूमर प्रो मैक्स। और डार्क ह्यूमर क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूं। डार्क ह्यूमर में ह्यूमर शब्द अवश्य आता है, लेकिन वो प्रॉपरली हंसने वाला ह्यूमर नहीं होता। वो हंसने से ज्यादा आपको सोचने पे मजबूर करता है कि यार ये जो सामने वाला बोल रहा है या स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, वो क्यों है, वो मुझे इतना रिलेटेबल सा फील क्यों हो रहा है, और मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसमें हंसने का और कहीं ना कहीं अपने आप पे हंसने का या सोचने का दोनों ही मन क्यों कर रहा है। वैसे इस तरीके की फिल्म है जो आएगी और चली जाएगी, फिर आपको साल बाद 2 साल बाद किसी फिल्म पेज पे सोशल मीडिया पर दिखेगी। आप उसे देखोगे, ढूंढोगे, सोचोगे कि यार ये कब आई, मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी। इस तरीके की फिल्म है ये। डायरेक्टर का नाम है ऋत्विक परीख। ये अपना डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से। और ऋत्विक की खास बात है कि मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो बताते हैं कि वो राजस्थान में पले बड़े हैं, जहां की ये कहानी है। इस कहानी को उन्होंने बहुत करीब से जाना है, देखा है। फिल्म एक असल घटना पे आधारित है, लेकिन पूरी तरह बेस्ड नहीं है, कहीं बोला नहीं गया है और एलिजेडली दिखाया गया है कि उस पे इंस्पायर्ड है, ये है वो है। और पूरी तरीके से कहानी पे बेस्ड या बायोपिक उसे ना बोलने के कारण है क्या है वो वीडियो में आगे बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। वैसे तो वो जो कंट्रोवर्शियल वाला पार्ट है, अगर आप सीधा वो देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत में ले जाना, लेकिन आप बीच का सारा मजा फिर मिस कर दोगे। पहले असल इंसिडेंट की बात कर लेता हूं जिस पर यह फिल्म बेस्ड या जिससे इंस्पायर्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। राजस्थान के पाली जिले का चोटीला गांव, 2 दिसंबर 1988 को ओम सिंह राठौर नामक व्यक्ति अपनी RNJ 7773 नंबर वाली काले रंग की 350 सीसी बुलेट पे बैठ के अपनी ससुराल से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन पुलिस तफ्तीश करती है तो सीधा सीधा उन्हें पता लगता है कि यार एक्सीडेंट का केस है, किसी ने मारा नहीं है, कोई ट्रक वाला या कोई गाड़ी वाला मार करके भी नहीं गया है, तो सीधा सीधा एक्सीडेंट का केस है। पुलिस शव को परिवार को सौंप देती है और बाइक को थोड़ी बहुत तफ्तीश के लिए अपनी कस्टडी में ले लेती है। थाने में लाकर के बाइक खड़ी कर देती है। यहां तक की कहानी प्रॉपर फैक्चुअल है। ओम सिंह राठौड़, उनकी मौत हुई थी, मौत का कारण भी एक्सीडेंट ही था, बाइक पर उनकी मौत हुई थी। इसके आगे की जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग भी है और कहीं ना कहीं किंवदंती है, और यही चीज इस पूरे केस को रोचक बनाती है। पुलिस ने बाइक को कस्टडी में लेकर थाने में खड़ा कर दिया, लेकिन अगले दिन पुलिस के अनुसार बाइक वहां नहीं थी। पुलिस और लोकल लोगों का कहना था कि बाइक अपने आप पुनः एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर आकर के खड़ी हो गई। पुलिस ने बाइक को फिर से कस्टडी में ले लिया और इस बार पुलिस के अनुसार उन्होंने उसका पेट्रोल निकाल दिया, जंजीरों से उसे बांध दिया, लेकिन बाइक तब भी अगले दिन अपने उसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जाकर के खड़ी हो जाती है। यह सिलसिला एक के बाद एक अगले दिन चलता रहता है। और जब यह सिलसिला रुकता नहीं है तो लोकल लोगों और मृतक ओम सिंह जी के परिवार ने भी कहा कि यह एक सुपरनैचुरल घटना है। और इसके बाद लोगों ने और उनके परिवार ने एक्सीडेंट स्पॉट पर बाइक स्थापित करके वहां पे ओम सिंह राठौड़ का स्मारक बना दिया और उन्हें ओम बन्ना का नाम दे करके उस बाइक की और उस स्पॉट की पूजा पाठ करने लगे। वहां छोटी मोटी पूजा पहले आरंभ हो जाती है। बना शब्द, ये जिन लोगों को ना पता हो बता देता हूं, ये राजस्थानी शब्द है। वैसे तो ये दूल्हे के लिए उपयोग होता है, बन्ना बन्नी आपने सुना होगा, और सम्मान के लिए भी ये कहा जाता है। एक तरीके से बड़े भाई या हुकुम आपने कई बार सुना होगा, और राजा महाराजाओं के लिए भी बन्ना शब्द का प्रयोग होता है। जिन्होंने गुलाल फिल्म देखी है वो इस शब्द से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, बना। आगे उस स्पॉट पर वही हुआ जो हमारे देश में ऐसे स्पॉट्स पर अक्सर होता है। लोगों ने वहां पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सम्मान प्रकट करने का एक अनोखा सा अंदाज निकाला। वहां से गुजरते हुए व्हीकल्स हॉर्न बजाया करते थे और ऐसा माना जाता था कि भाई वो उस स्पॉट की रक्षा करते हैं और अगर आप हॉर्न बजाओगे तो आपका यात्रा जो है मंगलमय होगी और कोई आपको बीच में हानि नहीं होगी, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उस जगह पे, उस स्पॉट पे प्रसाद या ऑफरिंग की तरह शराब चढ़ाई जाने लगी। लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे, दान दक्षिणा और शराब ऑफर करते थे, और धीरे धीरे वो एक तरीके से हम उसे
मंदिर कह लें या स्मारक कह लें, उसकी तरह वो स्थापित हो गया, जो कि आज भी है। कुछ फोटोज मैंने बीच में लगाई हैं, अब और लगा दूंगा। ये आप बाइक की फोटो देख सकते हैं और उस स्पॉट की फोटो देख सकते हैं। अब आती है फिल्म की बारी। फिल्म में स्टार्टिंग में ही ये मैसेज दिया गया है कि ये रियल घटना पर बेस्ड, पर कुछ नाम जो हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं, वो चीजें बदल दी गई हैं। इवन बुलेट बाइक जो थी उसको भी मोपेड में बदल दिया गया है। मेरा अनुमान यह है कि शायद किसी लीगल इशू से बचने के लिए, और साथ ही लोगों की भावनाएं, वहां के जो लोकल लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी भावनाएं आहत ना हो। वैसे भावनाएं तो आजकल भाई किसी भी चीज से आहत हो जाती हैं, कितना भी एहतियात बरतो, आहत होना होगा जिसे वो हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। मैंने कहा ना कंट्रोवर्शियल पार्ट लास्ट के लिए है। उसमें फिल्म की सुंदरता भी बहुत अच्छे से दिखी है कि कैसे फिल्म कंट्रोवर्शियल होते हुए भी नहीं है। वो सुने बिना मत जाइएगा। फिल्म का रिव्यू शुरू करते हैं। पहले सिनेमा के आधार पर रिव्यू करूंगा। प्लॉट, स्टोरी, जैसा कि मैंने बता दिया कि ज्यादातर चीजें ओम सिंह राठौर जी के पात्र से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं, इंस्पायर्ड। बाइक और कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, साथ ही थोड़ा सा एग्जैजरेशन किया गया है स्टोरी में, जो कि सिनेमा में, आर्ट में हमेशा होता है, क्योंकि एग्जैजरेशन का नाम ही आर्ट है। जो एक्चुअल मंदिर था या जो स्मारक था उसको बहुत ग्रैंड दिखा दिया गया है। आप उसकी फोटोज देखेंगे, मैंने भी गूगल पे देखी, इंटरनेट पे देखी, तो इतना बड़ा, इतना ग्रैंड वो नहीं लगता। लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन गया, बड़ा सा बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन गया है। मुझे नहीं लगता कि असल में इतना ग्रैंड कुछ वहां पे हुआ होगा, लेकिन उसके भी कारण है, जैसा मैंने बताया कि फिल्म है, जो मैसेजिंग फिल्म को देनी है वो उसी तरीके के विजुअल से, उसी तरीके के प्लॉट से दी जाएगी। भारत में ऐसी कहानियां, ऐसे स्मारक छोटे मोटे गांव देहात में, कस्बे में अक्सर होते हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी जगह होगी या ऐसे लोगों से उनका एनकाउंटर हुआ होगा जो बताएंगे कि यार हमारे लोकल में ऐसे इनको देवता बना दिया गया और उनकी पूजा होती है। लेकिन वो लोग अक्सर लोकल लेवल पे ही फेमस होते हैं। अब मीडिया उसे हाई लेवल पे फेमस कर दे, कंट्री के लेवल पे फेमस कर दे, वो बात अलग है, मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन जबकि ये कहानी है 1988, उस समय वो उतने ही एरिया में फेमस होंगे। एक और चीज इंटरेस्टिंग है, अक्सर ऐसी जगहों पे मजार बनती है, आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न तरह की मजार होती हैं भाई। एक सिगरेट वाले बाबा की मजार है, लखनऊ के आसपास है, वहां पे सिगरेट चढ़ाई जाती है। और इस फिल्म पे भी ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि भाई तुमने मजार को लेकर के फिल्म क्यों नहीं बनाई, हिंदू को क्यों टारगेट किया, जिसका मैंने कहा कि उत्तर मैं अंत में दूंगा, और हिंदुओं को टारगेट किया गया है या नहीं, इस बात का भी उत्तर दूंगा। तो फिल्म की कहानी बेसिकली यही है कि कैसे लोग एक मोपेड को स्मारक की तरह स्थापित करके ठाकुर शाह के नाम से उसकी पूजा करने लगते हैं, दारू चढ़ाने लगते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, और फिर वो धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं तो और खुश होते हैं और प्रसाद में दारू चढ़ाते हैं, और अंत में, अंत नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा, वो आप पिक्चर का मजा खुद लीजिएगा। लेकिन ये कहूंगा कि अंत ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है, और यही इस फिल्म की सबसे बढ़िया चीज है कि उसे ओपन एंडिंग की तरह छोड़ा गया है, आपके सोचने के लिए, व्यूअर्स के सोचने के लिए। और ये डायरेक्टर की एक तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट, मैं तो कहूंगा कि पॉजिटिव मंशा दिखाती है कि उसने अपने विचार को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहा। सिंबोलिज्म के माध्यम से भले ही बीच बीच में चीजें दिखाई हो, लेकिन उसे आप पर पूरी तरह थोपना नहीं चाहा। डायलॉग्स की बात कर लेते हैं। यह फिल्म की एक बहुत ही अजीब और रोचक चीज है, फिल्म में डायलॉग्स बेहद कम है। अब यह चीज अजीब इसलिए है क्योंकि भारत में यह कॉन्सेप्ट कम चलता है, नया है कि विजुअली अपनी बात कही जाए, अलग अलग टेक्निकलिटी से, साउंड के माध्यम से, सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से थोड़ा सा दिखा करके निकाल दिया, उस तरीके से अपनी बात कही जाए। डायलॉग्स कम हो ऐसा बहुत कम होता है। और ये बात रोचक इसलिए है कि मुझे ये देख करके अच्छा लगा। आप प्ले अगर आपने देखे होंगे, प्ले जैसी वाइब आ रही थी फिल्म से कि विजुअली कहानी कही जा रही है, लेकिन जितने भी डायलॉग्स हैं वो ठीक ठाक लिखे हुए हैं। और एक बात बढ़िया है कि राजस्थानी में डायलॉग्स हैं तो एक्सेंट बढ़िया लग रहा है यार, लगभग जितने भी एक्टर्स थे उनकी पकड़ बढ़िया लगी है। इससे आ जाते हैं एक्टिंग पे। भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक भी चेहरा मेरी जान पहचान का नहीं था। सभी एक्टर, सभी चेहरे मुझे नए लगे, मुझे लगा सभी डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग सबकी शानदार है क्योंकि एक्टिंग लगी नहीं रही थी। सब लोग लगभग राजस्थानी लोकल ही लग रहे थे, और मुझे लगता है शायद मेजॉरिटी उनमें से थे भी, आई एम नॉट श्योर दो, बट लग रहे थे। अल्ताफ खान नाम के व्यक्ति ने ठाकुर शाह की भूमिका निभाई है, जो स्टार्टिंग में ही मतलब मौत हो जाती है जिसकी। उसके बाद योगेंद्र सिंह परमार, दुर्गालाल सैनी और गौरव सोनी ने बद्री, मनफूल और प्यारेलाल यानी कि तीनों पुलिस वालों का पात्र निभाया है, जिनमें से बद्री और प्यारेलाल ये यंग हवलदार हैं, और हमारे मनफूल जी थोड़े से सीनियर उस टाइप के हवलदार है, वो हवलदारी लेकिन सीनियर है उन दोनों से।
तीनों एकदम जचे हैं, एकदम नेचुरल, सीधी सपाट एक्टिंग करी है। ऐसा लगा है कि भाई ये बंदे राजस्थानी लोग ही थे और कैमरा लगा करके छोड़ दिया, वो अपना कर रहे थे जैसा करते हैं। बाकी फिल्म में एक नेताजी हैं, एक पुजारी जी हैं और कुछ और पात्र हैं। सबका राजस्थानी एक्सेंट मुझे तो बढ़िया लगा, किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर हिल भी रहा था, लेकिन एक्सेंट्स के मामले में अगर मैं एवरेज बॉलीवुड फिल्म से इसकी तुलना करूं तो बहुत बेहतर लगा है। प्रोडक्शन पे आ जाता हूं। असल तारीफ इस फिल्म के प्रोडक्शन की करनी होगी, क्योंकि प्रोडक्शन इस फिल्म की जान है और तारीफ के काबिल भी है। यह फिल्म टेक्निकली इतनी शानदार बनी है, आप उसे विजुअल मार्वल कह सकते हैं। फिल्म मेकिंग के एक एक एस्पेक्ट पे यह फिल्म खरी उतरती है। सिनेमेटोग्राफी, ढेर सारे पीओवी शॉट्स हैं जो कि स्क्रीन प्ले में खास तौर पर पीओवी की तरह ही लिखे गए हैं। वो पीओवी फॉर्म में इसलिए लिए गए हैं क्योंकि निर्देशक आपको वही पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता है, इंटेंशनल है वो। फोकसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह फ्रेमिंग इंटेंशनली ऐसी की गई है कि डायरेक्टर आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या यूं कहूं सब्जेक्ट वो दिखाने चाहता है। आप कहोगे कि ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, तो मेन पात्र भी नहीं है, लेकिन उसका कहानी में, प्लॉट में कुछ वैल्यू है। यदि आप फिल्म मेकिंग में प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन का महत्व समझते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं, तो फिल्म के शुरुआत के 9 मिनट आपको आनंदित कर देंगे। भाई कुछ नहीं है, हमारा पात्र सिर्फ अपनी मोपेड पे बैठ के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, लेकिन जिस तरह जा रहा है उसके बीच में विजुअल्स, साउंड, सॉन्ग, जो गाना चल रहा है पीछे, उसके लिरिक्स, एडिटिंग इतने सही और बीट्स के साथ कट लगे हैं। 2-3 जगह कट लगते हैं। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगेंगी उन शुरुआत के 9 मिनट्स में। मजा आ जाएगा शुरुआत के 9 मिनट आपको देखकर ही। एडिट की बात कर लेता हूं। फिल्म 1 घंटा 47 मिनट की है। कुछ सीन्स आपको लंबे खिंचे हुए लग सकते हैं, फील भी हो सकता है कि आप बोर हो रहे हों। आपको लगेगा कि 4-5 मिनट तक ये सेम चीज क्यों प्ले हो रही है, जिसको 2 मिनट में निपटाया जा सकता था। बट वही चीज उसकी ब्यूटी भी है कि आपको वो दीवानापन, वो डेडिकेशन या वो बिलीफ लोगों का वो दिखाना है। वो चीज जब तक आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं जाएगी तब तक आप वो, जिसे मैं कह रहा हूं ना डार्क ह्यूमर, जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, वो आप फील नहीं कर पाओगे। डायरेक्टर को आपको वो फील कराना है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 15-20 मिनट इस फिल्म से कट सकते थे। ये उस तरह की फिल्म थी जो 1 घंटा 30 मिनट की होती है ना, कि 1.5 घंटे में फिल्म निपटा के खत्म करो, निपटाई जा सकती थी। लेकिन एडिटिंग की एक चीज की तारीफ करूंगा, जैसा कि मैंने बताया कि बीट्स पे जो ट्रांजिशंस हुई हैं, जो कट्स लगे हैं, वो आपका इंटरेस्ट बांधे रखेंगी। जैसे 4-5 मिनट के जो लंबे सीन है, वहां पे आप थोड़े से अगर बोर होने लगोगे तो वो चीज आपका इंटरेस्ट दोबारा से स्क्रीन पे खींच लाएगी। कलर्स, लाइट्स की बात करनी पड़ेगी भाई। फिल्म में पिंक और ब्लू कलर, इन दोनों का बहुत महत्व है और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है यार, मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। और उसे यदि आप थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे तो भाई मुझे तो देख करके बहुत मौज आई। हालांकि मैं और मेरे दोस्त को छोड़ करके थिएटर में पूरे में 2 लोग बैठे हुए थे, लेकिन देख करके बहुत आनंद आया, क्योंकि वो लाइट्स का यूज उस तरीके का है कि वो आपको अपने उस ट्रिप में, उस ट्रिपी से माहौल में खींच लेती है। जिन्होंने जॉनी डेप की फियर एंड लोथिंग इन लास वेगस देखी होगी वो ये चीज समझते होंगे। जैसा कि मैंने बताया, शुरू के 9 मिनट वाले सीक्वेंस में लाइट का बेहतरीन यूज है, पीओवी शॉट्स का बेहतरीन यूज है। 1-2 जगह और भी लाइट्स का बढ़िया यूज है, जहां पे रेड और ब्लू लाइट उस तरीके से यूज हुई है, जो कि स्टोरी में खास वैल्यू रखता है। साउंड या म्यूजिक की बात कर लेता हूं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही है। कई जगह सस्पेंसफुल लगा है और कहीं जगह हॉरर वाइब दे रहा था भाई। अब पता नहीं डायरेक्टर ने जानबूझ के डाला या मुझे ही लगा, मैं हॉरर जॉनरा उतना देखता नहीं हूं, तो मुझे हो सकता है ऐसे ही हॉरर सी फील दे गया हो। गाने की बात करूं तो एक स्टार्टिंग में, जैसा मैंने बताया, पोयम है, उसके लिरिक्स आपको ध्यान से सुनने पड़ेंगे शुरुआत के 9 मिनट में। बड़ा फिलोसॉफिकल टाइप का गाना है, बढ़िया लिखा हुआ है। बाकी एक गाना है डुग डुग, उसके लिरिक्स भी सुनने लायक हैं। लेकिन एक चीज है कि गाना जो है ये फिल्म के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही जाएगा, उसी टाइम आपको मजा आएगा। ऐसा गाना नहीं है कि आप बाद में भी सुने, क्योंकि होते हैं ना उस तरीके के गाने जो बाद में आपके साथ रह जाते हैं, वो नहीं, फिल्म में आपके साथ वो रहेगा। ये तो हुई टेक्निकलिटीज की बात, फिल्म की बात और रिव्यू। अब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव्स पे और कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, जो कि असल इंटरेस्टिंग पार्ट है। पॉजिटिव्स की पहले बात कर लेता हूं। भर भर के फिल्म में सिंबोलिज्म है, और बढ़िया बात यह है कि वो सिंबोलिज्म सबको समझ नहीं आएगा। इसे बढ़िया भी कह सकते हो, घटिया भी कह सकते हो आप। दूसरी बात यह है कि ये फिल्म जो है, इट इज नॉट फॉर एवरीवन भाई, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये फिल्म वो है जो 2, 4, 5 साल बाद आप डिस्कवर करोगे और फिर देख करके बोलोगे कि वाओ, इंटरेस्टिंग। वैसे ये फिल्म 2021 में फेस्ट वगैरह में रिलीज हो चुकी थी, अब ये ऑफिशियली रिलीज हुई है भारत में।
सिंबोलिज्म किस किस लेवल का है ये मैं बता भी नहीं सकता, स्पॉइलर हो जाएगा। और फिर यदि आप फिल्म खुद देखेंगे तो मेरा ये पर्सपेक्टिव आप पे हावी हो जाएगा, जो कि इस फिल्म में नहीं होना चाहिए। सोचिए ना भाई, जब डायरेक्टर ने अपना पर्सपेक्टिव अपने लोगों पे, अपनी ऑडियंस पे हावी करना नहीं चाहा, तो कोई रिव्यूअर भी ये ना करे, क्योंकि वो बहुत अन्याय होगा इस फिल्म के लिए। आप ये फिल्म देखें और खुद डिस्कवर करें। जितना सिंबोलिज्म आप पकड़ पाए आपको मजा आएगा, अगर आप कुछ ना पकड़ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल स्टोरी की तरह फिल्म को देख करके आ जाएंगे। असली मजा उसी में है। बस एक अल्टीमेट सिंबोलिज्म जो है वो मैं बता देता हूं, वो भी पूरा नहीं बताऊंगा। गुब्बारा, एक ऐसा गुब्बारा जिसके फटने का आप वेट करोगे, फिल्म के अंत तक करोगे, और अंत में वही आपको असली मजा देगा। ये तो हो गए पॉजिटिव्स। कुछ नेगेटिव्स की बात कर लेता हूं। जैसा कि मैंने कहा, फिल्म मुझे थोड़ी सी लंबी लगी, कुछ शॉट्स, कुछ सीन्स उबाऊ लगने लगते हैं, छोटे किए जा सकते थे, काटे जा सकते थे। एंडिंग ठीक है, और बेहतर हो सकती थी, विजुअली और अच्छी लिखी जा सकती थी। एंडिंग यही होती, स्टोरी यही होती, प्लॉट यही होता, लेकिन दिखाने का तरीका यदि अलग होता तो इसकी एंडिंग और इंटरेस्टिंग हो सकती थी, और बढ़िया ओपन एंडिंग की तरह यह फिल्म छोड़ी जा सकती थी। मैं एंडिंग से थोड़ा सा निराश तो हूं, और मजेदार किया जा सकता था। अब आते हैं भाई कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जैसा कि मैंने कहा था कि इस पे आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, जो ऐसे केसेस में अक्सर आते हैं कि भाई मजार बनते हैं, ऐसे में तो मकबरे अक्सर बनते हैं, उन पर फिल्म क्यों नहीं बनाई। एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है। नंबर 2, क्या आप हिंदुओं को अंधविश्वासी बोल रहे हो, यह भी एक्सेप्टेड, सही आर्ग्यूमेंट है। क्या आप राजस्थान में जहां पे ये केस हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, उस मंदिर में पूजा करने वालों का अपमान कर रहे हो, यह भी एक्सेप्टेड। बिल्कुल, तीनों चीजें एक्सेप्टेड हैं ये। अब इसका आंसर सुनो। जैसा कि मैंने कहा था, अंत में बताऊंगा, जो कि इस फिल्म का सबसे रोचक भाग है, वो इन तीनों सवालों का कहीं ना कहीं उत्तर दे देगा। फिल्म में कहीं भी इस रिचुअल या इस इंसिडेंट या उस मंदिर में पूजा करने वालों की पूजा पद्धति की किसी भी चीज को गलत या सही कुछ भी नहीं कहा गया है, नहीं दिखाया गया है। यस, आप फिल्म को शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो जानोगे कि सिर्फ और सिर्फ चीजें होती हुई दिखाई गई हैं। लोग जो कर रहे हैं उसे फिल्म सही या गलत कुछ भी नहीं ठहराती है। और यही इस फिल्म की मुझे सबसे खूबसूरत चीज लगी। यह फिल्म आपको वैसे ही दिखेगी जैसी नजर से आप इसे देखोगे। एक पॉइंट और एक छोटा सा स्पॉइलर, हमारा मेन पात्र यानी कि जिसका एक्सीडेंट होता है, उसे नशे की हालत में मोपेड चलाते दिखाया गया है। इस पर यह कहा जा सकता है, आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि क्या आप उस असल व्यक्ति ओम बन्ना को शराबी बोल रहे हो? आप कह रहे हो कि वो शराब पीकर बाइक चला रहे थे। हालांकि इस बात की ना कोई पुष्टि हुई थी, ना इनकार हुआ था, लेकिन यह कहा जा सकता है कि क्या आप उनका अपमान कर रहे हो, जिसको लोकल लोग अपना कुछ मानते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो वो पात्र ओम बन्ना से इंस्पायर्ड दिखाया गया है, उन पर बेस्ड नहीं है, ये ओम बन्ना की बायोपिक नहीं है। और दूसरी बात, यह सवाल पूछने वालों से एक सवाल होना चाहिए कि क्या आप उन ओम बन्ना को, जिनकी पूजा राजस्थान में होती है, क्या आप उन्हें भगवान या देवता या फिर अवतार यानी कि राम जी, कृष्ण जी, उनके समकक्ष मानते हो? क्योंकि यदि इसका उत्तर हां है तो इस फिल्म मेकर से बड़े धूर्त आप हो, जो एक नॉर्मल इंसान को भगवान या अवतार से उसकी तुलना कर दे रहे हो। भाई वो बंदा एक इंसान था, हमारी तरह, आपकी तरह। उसमें पॉजिटिव चीजें होंगी, नेगेटिव चीजें होंगी जब वो जीवित थे। तो हो सकता है कि वो शराब पीते हो या ना पीते हो। अब किसी को शराब पीना पाप लगे तो पहली बात जाकर के सरकार से बोलो कि सारे दारू के ठेके बंद करें। सीधी बात है ना। मैं शराब पीना प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पीने वालों को पापी की तरह भी नहीं दिखाना चाहता भाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इंसान जीवित था तो इस तरीके के काम करता है। लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। और यदि आप उन्हें देवता या भगवान के समकक्ष नहीं मानते हो तो इस बात से ऑफेंड क्यों होना? इस देश में अमिताभ बच्चन का मंदिर है भाई, वो तो बंदा जीवित भी है। तो इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि उस आदमी ने जीवन में कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया है? लेकिन जिनके लिए अमिताभ उस योग्य है कि उनका मंदिर बनाया जा सके, वो बनाए, वो उसकी पूजा करें, उनकी आस्था होगी। उस मंदिर में सबको जाकर माथा टेकने की जरूरत नहीं है। वहां के लोकल लोग यानी कि अमिताभ के फॉलोअर जो होंगे वो वहां पे पूजा पद्धति करें। इसी तरह इस फिल्म में भी वहां के लोकल लोग, उनकी जो मान्यता है वो दिखाया गया है। यही इस फिल्म की सुंदरता है कि पात्र को आपके बुद्धि विवेक पे, आपके विजडम पे छोड़ दिया गया है। वहां के लोकल लोग उनकी पूजा करते हैं और यही स्क्रीन पे दिखा दिया गया। ना उन्हें कोई बुरा कह रहा है, ना अच्छा कह रहा है। फिल्म में एक पात्र है
जो इस सब को अंधविश्वास की तरह देखता है। एक अंधविश्वास वाला क्वेश्चन था ना कि आप हिंदुओं को अंधविश्वासी बोल रहे हो। नहीं, पहली बात तो ये फिल्म हिंदुओं से किसी तरह कनेक्टेड नहीं है टेक्निकली। हाँ, उसे मंदिर बोला गया है, पुजारी ये बात बोलता है, वहां पे हवन हो रहा है, गायत्री मंत्र हो रहा है, लेकिन पॉइंट ये है ना, क्योंकि हिंदुइज्म भी तो ऐसा है ना जो इस तरीके के अवतार में या देवता में बिलीव करता है। बाकी दूसरे वाले तो ऐसे हैं कि वहां तो गला काटा जाता है भाई सीधा, किसी को मानना ही नहीं है। तो टेक्निकली वहां पे जो हुआ होगा राजस्थान में वो इसी तरह हुआ होगा, तो इसलिए दिखाना जरूरी था। लेकिन उस पात्र को, उस स्मारक, उस मंदिर को हिंदुत्व से कनेक्ट नहीं किया गया फिल्म में। आप देखोगे कि एक स्पेशल रंग वहां पे दिखाया गया है, जैसा कि मैंने कहा, वो चीज भी आप एंजॉय करोगे। तो फिल्म में भी एक पात्र है ऐसा जो इस सबको अंधविश्वास की तरह देख रहा था, लेकिन अंत में जो पात्र वो करता है, जो उसे करता दिखाया गया है, वो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। फिल्म का अंतिम फ्रेम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे भी देगा और आपको एक नए प्रश्न के साथ भी घर भेजेगा, जो कि आपको अपने भीतर झांकने पे मजबूर करेगा। मैंने कहा ना, डार्क ह्यूमर वो इसीलिए है, वो आपको बीच बीच में हंसाएगा लेकिन सोचने पर भी मजबूर करेगा। एक और मजेदार चीज है कि ये फिल्म ओ माय गॉड आदि जैसी फिल्मों से अलग कैसे है। वो ऐसे है कि इस फिल्म में कोई क्रांति, कोई कोर्ट कचहरी, कोई लॉजिक, कुछ ज्ञान देने का प्रयास नहीं किया गया है। फिल्म सवाल भी नहीं करती, फिल्म जवाब भी नहीं देती, तो किसी को गलत या सही नहीं ठहराती। फिल्म आपको एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़कर जाती है और जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो उसी क्वेश्चन मार्क को टटोलेंगे। अंत में मेरा एक अनुरोध है कि हो सके तो इसे थिएटर पर देखकर आइएगा। बहुत कम स्क्रीन मिली है, शायद ही आपके घर के आसपास मिली हो, आपको दूर ही जाना पड़ेगा अपने शहर में। यदि आसपास लगी हो तो जरूर देखें और ये कोशिश करिएगा कि थिएटर पर देखें, उसका आनंद ले। नहीं तो ओटीटी पर देखिएगा, अभी आए, महीने भर बाद आए। जैसा कि मैंने कहा, साल 2 साल बाद इसको डिस्कवर करोगे तो जरूर देखोगे। और अगर देख ली है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है और क्या मैंने रिव्यू के साथ न्याय किया है। और यदि फिल्म नहीं देखी है और अभी देखने का प्लान कर रहे हैं तो मैंने कोई स्पॉइलर तो दिया नहीं है, आप आराम से फिल्म देख सकते हैं और उसके बाद आके कमेंट में अपने विचार मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। अंडररेटेड फिल्म है, लोगों तक पहुंचेगी नहीं, इसी बहाने पहुंच जाए। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।